हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम संतोष मंडल है। आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल संतोष मैथ। मैंने पिछले वीडियोस में चैप्टर 2 कंप्लीट किया था, है ना बच्चों। और चैप्टर 3 में सिर्फ मैंने आइसोलेटेड जीरोस एंड नॉन आइसोलेटेड जीरोस क्या होते हैं वो मैंने आपको समझाया, और उसके अकॉर्डिंगली जो रिजल्ट्स था 3 रिजल्ट्स मैंने आपको दे दिए थे, और उनके ऊपर जो कंफ्यूजन क्रिएट करता है उसके ऊपर मैंने बात किया है ना। और उस पे अगर आपको कोई क्वेरी डाउट्स हैं तो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। आज हम जो मेन है यहाँ जो फ्री के मार्क्स आते हैं उस पे हम बात करते हैं, जो कि आइडेंटिटी थ्योरम, ठीक है बच्चों। आप सारे वीडियोस को देखकर आप अपने नोट्स अच्छे से बनाना है बच्चों। आपको ये मुझे आता है इसलिए मैं नहीं लिखूंगा, ऐसा मत सोच बैठना। एक बार रख लो, एक आपके पास स्टोरेज बना के रख लेना चाहिए, और वो स्टोर आपके एग्जाम 1 महीने या 2 महीने ऐसे रहेंगे, उस सारे को एक बार ऐसे रिवाइज करने में आपको बहुत मदद मिलेंगी, है ना। तो चलिए फिर आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। वो है आइडेंटिटी थ्योरम। आइडेंटिटी थ्योरम किसके ऊपर है बच्चों? ये आइडेंटिटी थ्योरम ये जो जीरोस एंड आइसोलेटेड जीरोस एंड नॉन आइसोलेटेड जीरोस के ऊपर ये जो आइडेंटिटी थ्योरम है ना, वो बहुत काम करेंगे। तो पहले रिक्वायरमेंट्स क्या होनी चाहिए? ये फंक्शन आपका, इस लिखावट का मतलब कोई बच्चा मुझे समझाएगा? ये जो हम लिखते हैं f, ये 3 बार अगर ये ऐसे लिखते हैं इसका मतलब क्या है? और इस लिखावट का थोड़ा मतलब आप मुझे समझा पाएंगे? समझ रहे हो? इस लिखावट का मतलब ये कहता है, यानी कि इस लिखावट का मतलब ये है f of z इज इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल z इन कोई डोमेन अगर d है, अगर कोई डोमेन D है, और वो फंक्शन का वैल्यू अगर हर एक डोमेन मीन्स मैंने अगर ये ऐसा एक मैंने डोमेन D बना लिया, क्या ये डोमेन है? नहीं, ये डोमेन नहीं है ना। क्लोज नहीं होनी चाहिए। अगर मैं इसको अच्छे से डोमेन बनाना चाहूँ तो ये मेरी डोमेन, अब ये मेरी डोमेन हो गई, ओपन एंड कनेक्टेड होनी चाहिए। तो वो बोलता है अगर फंक्शन का इस डोमेन के हर एक पॉइंट से आप जेड उठाओ, उस हर एक वैल्यू ऑफ जेड के लिए अगर ये वैल्यू फंक्शन का वैल्यू अगर 0 देता है तो इस लिखावट का मतलब ये लिखावट का ये जो इतने लिखने में हमको ज्यादा परेशान होते हैं, इसलिए मैथमेटिशियंस ने इसके एक शॉर्ट हैंड बनाया। इस लिखावट का शॉर्ट हैंड ही ये होता है। समझ रहे हो बच्चों? समझते हो ना? देखो ये f of z is equals to 0 फॉर ऑल z इन d, इतने लिखने का वजह हम ऐसे लिख देते हैं। और इस लिखावट का मतलब आप मुझे समझाएंगे ये क्या लिखा गया है? माने बच्चे यहाँ बोल देते हैं सर फंक्शन का वैल्यू हर एक z के लिए ये 0 नहीं देगा, मीन्स बच्चे ऐसे बोलते हैं f of z is not equals to 0 for all z in d। बच्चे ऐसे सोच बैठते हैं, ऐसे थोड़े ना है बच्चों। ये फॉर ऑल है, फॉर ऑल का नेगेशन क्या है? देयर एग्जिस्ट, मीन्स ये ऐसे नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि इस शॉर्ट हैंड का मतलब यही है, देयर एग्जिस्ट, एटलीस्ट बोलो या फिर मत बोलो, वो अंडरस्टूड है। देयर एग्जिस्ट जेड इन डी सच दैट, जिसके लिए f of z इज नॉन जीरो। माने ये बोलना चाहता है इस डिस्क में, इस डोमेन में कम से कम एक पॉइंट ऐसा z आपको ऐसे मिलेंगे जिसके लिए ये फंक्शन आपका नॉन जीरो वैल्यू दे। इस लिखावट का मतलब ये जो इतने लिखावट का शॉर्ट हैंड है, ये ऐसे नहीं है कि हर एक z के लिए फंक्शन नॉन जीरो है तो इसको ऐसे लिखेंगे ना, बिल्कुल गलत है। माने ये डोमेन में कम से कम एक एटलीस्ट 1 भी लिख सकते हो, देयर इज लिख सकते हो। मैंने समझाया और नहीं समझाऊंगा,
ठीक है बच्चों, ये इसका लिखावट का मतलब ही है। ओके, मैंने तो थोड़ा सा बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैं ये समझाया। और अब की बार मुझे बताओ, ये जो मैंने जो लिखूंगा f इज आइडेंटिकल 0 to k, अगर मैं किसी कांस्टेंट इक्वल ऐसे लिखता हूँ उसका मतलब यही है कि ये कांस्टेंट वैल्यू देगा हर एक z इन d के लिए। मीन्स डोमेन में हर एक पॉइंट z के लिए आप इस फंक्शन में डालो, पुट करेंगे तो वो एक कांस्टेंट वैल्यू ही देगा। समझ रही हो बच्चों? यही ये थोड़ा मैनिपुलेशन था, मैंने आपको समझा दिया। उस पर अगर आपका कोई डाउट्स या फिर कुछ प्रॉब्लम फेस करते थे तो आज के बाद वो दूर कर दो। ठीक है बच्चों, तो रिक्वायरमेंट्स ये है, आइडेंटिटी थ्योरम के लिए हमारे पास 3 चीजें जरूरत है, और वो f इज एनालिटिक होनी चाहिए। तीसरी कैसे ये बोलेंगे कि d आपके पास क्या होनी चाहिए, एक डोमेन होनी चाहिए। देखो ये हाइपोथेसिस है, अगर इतनी बात है तो कंक्लूजन क्या आएंगे, यही है कंक्लूजन, ये जो है ना, ऑल zeros of function f in d, all zeros of function f in d are isolated। ये बना, ये कंक्लूजन है। समझ रही हो? मैंने आपको समझा भी दिया था, ये अगर आपके पास p q एंड r अगर कोई स्टेटमेंट है, अगर ये मिलकर अगर s होता है तो ये होनी चाहिए। मीन्स अगर if p holds and q is holds and r is true then s को भी true होना पड़ेगा। अगर इनमें से अगर आपके पास ये 3 है, ये है तो ये होगा, है ना। इसके बारे में मैं थोड़ा और बाद में डिस्कस कर दूंगा, लेकिन फिलहाल मैंने आपको यहाँ समझा दिया। देखो ये मैंने आपको बताया, ये मेरी खुद की स्टाइल है। ये कई नोट्स में आपको ऐसे लिखावट नहीं मिलेंगे कि मुझे ऐसे याद रहता है, ताकि मैं उसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके चीजों को एक झटके में रिजल्ट बोल देता हूँ। तो फंक्शन क्या होनी चाहिए? पहले रिक्वायरमेंट्स नॉन आइडेंटिकल, माने हर एक जेड के लिए डोमेन में, ये डोमेन है ना, पहले आपका डोमेन होनी चाहिए, उस डोमेन में फंक्शन एनालिटिक होनी चाहिए, और वो डोमेन के हर एक पॉइंट के लिए फंक्शन नॉन जीरो वैल्यू अगर दे रहा है तो आइडेंटिटी थ्योरम में ये कह रहा है वो जो फंक्शन का सार जितने भी जीरोस है ना, वो सारे के सारे जीरोस आइसोलेटेड हैं। समझ गए हो बच्चों? ये उसको अगर मैं ओरिजिनल वर्जन में ये वर्ड्स में अगर बोलो तो कैसे बोलो, लेट f इज नॉट आइडेंटिकल, इसको नॉट आइडेंटिकल जीरो बोलते हैं। लेट f इज दिस नॉट इक्वल्स टू नॉट आइडेंटिकल जीरो बी एन एनालिटिक फंक्शन डिफाइनड इन अ डोमेन d, राइट। अगर ऐसा है देन एवरी, अगर एवरी बोल रही हो तो इज लगाओ, एवरी जीरोस ऑफ द फंक्शन f in d is isolated, या फिर all the zeros of the function f in d are isolated बनेंगे। ये हुआ पहली वर्जन। समझ गए? इसका दूसरा वर्जन आप मुझे लिखवा देंगे? बिल्कुल लिखवा देंगे। ये हुआ पहली वर्जन। इसको ये जो मैंने आइसोलेटेड ये जो मैंने लिखा है ना, तो मैं इसको डेफिनेशन में तो भी बोल सकता हूँ। कैसे? लेट, देखो, लेट f इज नॉट आइडेंटिकल जीरो बी एन एनालिटिक फंक्शन डिफाइनड इन अ डोमेन, इन बोलो या फिर ऑन बोलो, वो कोई ही समस्या की बात नहीं है, इन अ डोमेन डी। देन क्या बोलता है? देन अगर मैं यहाँ डेफिनेशन लगाऊं तो कैसे बोलेंगे? देन देयर exists an open disk D centered at Z0 which does not contain any other zero of the function f other than Z0। मीन्स अगर ये इतने सेटिस्फाई हो गई ना बच्चों, ये कहता है
तो दैट मीन्स इस फंक्शन के लिए मतलब उस इतने अगर सेटिस्फाई हुआ उसके लिए मैं एक ऐसा ओपन डिस्क ऐसे डी बना सकता हूँ, मैं बना सकता हूँ किस जेड नॉट को सेंटर मान के, जो जहां फंक्शन के जीरो यहाँ आपको इसके अलावा और कोई नहीं दिखाई देंगे। ये तो आइसोलेटेड जीरोस के डेफिनेशन यहाँ मैं लिखवा सकता हूँ। ये हुआ दूसरी वर्जन। अब मुझे तीसरी वर्जन में लिखवा दूंगा। ये एक ही बात है भैया, ये और में अगर चलाएंगे ना बढ़िया है, समझ रही हो। मीन्स ये पहली है और दूसरी मैंने बता दिया। अगर ऐसा है तो आप ऐसे बोलो या फिर डेफिनेशन भी लगा सकते हो, आप लिमिट पॉइंट का जिक्र करके भी बोल सकते हो। यानी कि मैं इसका वर्जन में बोलूंगा इतने तो हमेशा होल्ड होने चाहिए। अगर ऐसा है इतने, that means let f be a non-identical zero be an analytic function defined in a domain D, then अगर ऐसा है तो ये बोलता है देन फंक्शन का कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं मिलेंगे इस डोमेन में। दैट मीन्स इस द सेट ऑफ जीरोस का लिमिट पॉइंट आपको नहीं मिलेंगे। दैट अगर इतने हाइपोथेसिस है, देन द सेट ऑफ जीरोस ऑफ द फंक्शन f in D has no limit point। समझ गए हो। ये हुआ आइडेंटिटी थ्योरम का जो पहली रूप है। दैट मीन्स अगर इतना है तो ऐसे चीज आएंगे। दैट मीन्स ये अगर मेरा पहली है, दूसरी क्या आएंगे, अगर इतना है तो दूसरी वर्जन देयर एग्जिस्ट एन ओपन डिस्क डी सेंटर्ड है ना बच्चों, centered at z naught which does not contains any other zero of the function f in D other than z naught। समझ रही हो बच्चों, जेड नॉट के अलावा और कोई नहीं दिखाई देंगे। और थर्ड वर्जन मैंने बोला था कि अगर ऐसा है तो सेट ऑफ जीरोस ऑफ द फंक्शन एफ इन डी हैज नेवर लिमिट पॉइंट, हैज नो लिमिट पॉइंट। बोलो एक ही बात है। इन किस पर, डी पर। देखो भैया ये तीन बात एक ही है। These three are not the different thing, but if this three condition is holding, then this identity theorem says that this must true. The conclusion is this if you are saying that all zeros of the f in D are isolated, this is also true. Then if you want to use the by definition, then this is original version. That means you can give such an open disk D centered at z naught which does not contain any other zero of the function f in D other than z naught. Otherwise, if you want to say by using according to the limit points, then you have to say that set of zeros of the function in D has no limit point in D। समझ गए हो। काफी फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन आते हैं और जब आते हैं बल्ले बल्ले ये तीन चीजें आपको ऐसे ध्यान में रखो, एक नोट्स में लिख लो और उसका अलग पलट जवाब दे दो। समझ गई हो बच्चों। तो मैं आपको यहां से एक समझाना चाहता हूं। देखो इसका नेगेशन हम लिखना चाहेंगे भाई। अगर P Q R अगर होल्ड है तो इम्प्लाई करेगा ये S को। मीन्स अगर ये तीन टिक मार्क हो गई तो ये टिक मार्क हो जाएंगे। मीन्स अगर मैं बोलता हूँ P Q R है और अगर S है, मीन्स ये अगर होल्ड करता है, मैं इसको
P मान लेता हूँ, इसको Q मान लेता हूँ, इसको R में मान लेता हूँ, इस पूरे को अगर मैं S मान लूं, समझ रही हो बच्चों, ये स्टाइल है लिखने का। और अगर देखो ये होल्ड करता है, ये भी होल्ड करता है, अगर ये गलत हो गई तो इसको क्या होना पड़ेगा, इसको गलत होना पड़ेगा। मीन्स ये मैं बोलना चाहता हूँ, अगर ये लिखावट का मतलब ये बना कि भैया इनमें से मान लो P क्या है, ट्रू है, दैट मीन्स ये ऐसा दिया है, ओके जी। Q मैं बारे में बात नहीं करूंगा, R ट्रू है, दैट मीन्स ये मेरी डोमेन दिया है और फंक्शन आइडेंटिकली नहीं है, और ये गलत है। गलत मतलब मीन्स आप अगर इसका यूज करना चाहते हो, ऑल जीरोस ऑफ एफ इन डी आर क्या होने चाहिए, गलत है, आर नॉन आइसोलेटेड है। मीन्स ऐसा एक जीरोस फंक्शन का आपको मिला होगा जो कि नॉन आइसोलेटेड है। यही तो बच्चों मैथमेटिक्स है। फॉर ऑल का नेगेशन क्या है, देयर एग्जिस्ट है ना, ऑल जीरोस ऑफ एफ इन डी आर आइसोलेटेड का गलत क्या होगा, इसका नेगेशन क्या बनेंगे, मींस देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन जीरोस ऑफ द फंक्शन एफ इन डी व्हिच आर नॉन आइसोलेटेड। अगर ऐसा है तो वो फंक्शन क्यों होल्ड नहीं है, दैट मींस द फंक्शन कैन नॉट बी एनालिटिक। जिस बच्चे ने ये डिस्कशन कर ही नहीं पा रहा है, माइंड जोड़ नहीं पा रहा है, चीजें को समझ नहीं पाता है, वही उसका मार खा जाते हैं। ओके बच्चों, अगर मैं यहां से ऐसे बोल दूं सर P तो होल्ड कर रहा है, Q भी होल्ड कर रहा है, लेकिन R के बारे में मुझे पता नहीं, लेकिन S मुझे पता है वो गलत है। मीन्स अगर मैं बोलूं इफ दिस इज होल्डिंग एंड व्हाट इज Q, F इज एनालिटिक एंड दिस इज, देन इनमें से अगर गलत है दैट मीन्स मान लो इसको मैं गलत करूंगा, दैट मीन्स सेट ऑफ जीरोस ऑफ द फंक्शन हैज नो लिमिट पॉइंट का नेगेशन क्या हो गया। अगर इस फंक्शन का सेट ऑफ जीरोस के अंदर अगर लिमिट पॉइंट है तो भैया इस R को गलत होना पड़ेगा, यानी कि वो डोमेन ही नहीं हुआ होगा। समझ रही हो, यही तो नेगेशन का पार्ट से क्या ब्यूटी है ना बच्चों। अगर बोल रहा है भैया ये P है और ये Q है, Q होल्ड कर रहा है, R भी होल्ड कर रहा है, लेकिन सर S गलत अगर है तो P को गलत होना पड़ेगा। अगर P को गलत होना पड़ेगा तो कैसे स्टेटमेंट बोलेंगे, सपोज F इज एनालिटिक इन ए डोमेन D एंड इफ अगर मैं इसका बोलो इफ द सेट ऑफ जीरोस ऑफ द फंक्शन F इन D हैज अ लिमिट पॉइंट, अगर लिमिट पॉइंट है तो इसको गलत होना पड़ेगा, दैट मीन्स F दैट मीन्स आइडेंटिकली जीरो ही होना पड़ेगा। वाव, समझ रहे हो बच्चों, यही है इसका नेगेशन। ये जो है ना ये स्टेटमेंट था और ये जो मैंने लिखा है ना उसका नेगेशन है बच्चों, स्टेटमेंट का नेगेशन है ये। और मैंने कैसे आपको समझा दिया देखो, वो आप खुद लिख लेना। समझ गए हो, मैं वर्ड्स में यहाँ के सामने बोल दूंगा कि अगर कैसे हूं तो कैसे हैं। देखो एक एक बारी में आपको झटके में समझा दूंगा। पहली वर्जन क्या था, अगर ये इतने होल्ड कर रहा है, सपोज एफ इज नॉट आइडेंटिकली जीरो बी एन एनालिटिक फंक्शन डिफाइंड इन अ डोमेन डी अगर है, देन ऑल जीरोस ऑफ द फंक्शन एफ इन डी आर आइसोलेटेड होंगे। अगर ये इतने होल्ड कर रहा है ऐसे बोलो, या फिर ऐसे भी बोल सकते हो देयर एग्जिस्ट एन ओपन डिस्क डी सेंटर्ड, ये डी है, centered at Z naught which does not contain any other zero of f in D other than Z naught, या फिर set of zeros of f in D has no limit points। अगर इतना है तो इतने ट्रू है। अब मैं उसका नेगेशन में बात करूंगा। नेगेशन में ऐसे बोलूंगा, मीन्स इनमें से कोई एक को मैं रुकवा देता हूं। मान लो ये फंक्शन ये इतने दिए हैं, मीन्स Q एंड अगर इतनी बात मुझे गिवन है, इनके बारे में मुझे पता नहीं, लेकिन इनके बारे में अगर मुझे पता है, इनमें से अगर कोई गलत है
कौन सी स्टेटमेंट है? क्यू आर ट्रू है, क्यू आर ये ट्रू है, अगर ये गलत है इसको गलत होना ही पड़ेगा। तो इसको कैसे बोलेंगे वर्ड्स में? सपोज लेट एफ बी एन एनालिटिक फंक्शन डिफाइंड इन ए डोमेन एंड इफ देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन जीरो ऑफ द फंक्शन एफ, है ना, in D which is not isolated, then the function must be identically zero होना पड़ेगा। That means f is equals to 0, f of z is equals to 0 for all z in D। पोज करके ये बहुत इंपॉर्टेंट जितनी बातें मैं कर रहा हूँ वो लिख लेना बच्चों, बहुत काम की चीज है ये, फ्री में मार्क्स मिल जाते हैं यहाँ। समझ गई हो? ये पहली वर्जन में मैंने लिखवा दिया। डेफिनेशन की अलोंग अगर मैं लिखूं तो कैसे लिखूंगा? ऑल जीरोस ऑफ द फंक्शन आर नॉन आइसोलेटेड मैंने लिया, अगर है तो ये इसको गलत होना पड़ेगा। इसको अगर मैं लिखना चाहता हूँ लेट एफ बी एन एनालिटिक फंक्शन डिफाइंड इन ए डोमेन डी एंड देखो देयर एग्जिस्ट क्या बोल रहा है? फॉर एवरी, है ना, फॉर एवरी ओपन डिस्क डी सेंटर्ड एट z नॉट which contain at least one zero of the function f in D other than z naught, अगर ऐसा है तो इसको गलत होना पड़ेगा। गलत होना पड़ेगा मीन्स इसको ऐसा ही होना पड़ेगा। समझ रही हो बच्चों? ओके, मैंने कई सारे आप वर्जन बना सकते हो इसको देखकर। इसको वर्ड्स में आप खुद लिखना है, एक को गलत मान कर दूसरे इस स्टेटमेंट को मीन्स गलत लेकर अगर होल्ड नहीं कर रहा तो इनमें से किसी को भी मैंने ऐसे डिस्कशन में आपको समझा दिया, वो खुद अपने नोट्स में लिखना है और मैंने भी आपके सामने बता दिया है। ओके बच्चों, ओके चलिए फिर यही था बस हमारी जो आइडेंटिटी थ्योरम है। बढ़िया पावरफुल थ्योरम है, बहुत फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन आते हैं, है ना। तो चलते हैं अब हम कैसे हमारे पुन्नू स्वामी साहब ने जो किताब के अंदर जो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं वो हमारी इस टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं, मैं आपको वो सिखा दूंगा, ठीक है। चलते हैं बच्चों, मैंने आपके सामने कई सारे क्वेश्चन 5 क्वेश्चन लिया है। ये जो नेट में गेट में ऐसे फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन आने वाले सवाल है, ऐसे ही सवाल बनते हैं। ये जो आइडेंटिटी थ्योरम के कैसे हम उसका एप्लीकेशन का यूज करेंगे मैं आपको यहाँ से सिखाऊंगा, ठीक है। तो मैं आपको एक लाइन बता दूंगा कि भैया देखो आपके सामने अगर कोई सर्कल है या फिर कोई आर्क अगर ऐसे हैं या फिर कोई ट्रायंगल अगर ऐसे हैं, समझ रही हो, यानी कि अगर एक पॉइंट पे या फिर आपके पास ऐसे अगर लिमिट पॉइंट है, समझ रही हो मैंने कितने सारे बातें बताई, या फिर एक पॉइंट पे या फिर एक लाइन पे अगर फंक्शन का वैल्यू अगर 0 दे रहा है ना, ये बोलता है आइडेंटिटी थ्योरम, ये हर एक डोमेन डी पर आपका ये फंक्शन ग्रीन ही हो जाएंगे, क्योंकि ये इतने ही स्टेटमेंट्स हमको समझ आना चाहिए। मैंने क्या आपको समझाने की कोशिश किया है, मीन्स आपके पास एक डोमेन है, समझ रही हो बच्चों, मैं इसका नाम डोमेन डी लिया। इस डोमेन के अंदर में मान लो एक पॉइंट पे फंक्शन 0 वैल्यू अगर दे रहा है तो ये हर एक पॉइंट पे वो फंक्शन 0, दैट मींस वो फंक्शन आइडेंटिकली 0 फंक्शन होना ही पड़ेगा, क्योंकि इसके पास रिक्वायरमेंट्स आइडेंटिटी थ्योरम का नेगेशन यही तो है। मान लो वो बोलता है सर इस डोमेन में ना ऐसे इतने पोर्शन में फंक्शन का 0 वैल्यू दे रहा है, इतने पोर्शन क्या भैया, तो हर एक पॉइंट्स वो ग्रीन हो जाएंगे भैया, सॉरी ब्लू हो जाएंगे। अगर मैं इसको ब्लू पेन यूज कर रहा हूं तो आप अगर रेड पेन यूज करते हो, अगर एक पॉइंट पे रेड पेन आएगा तो हर एक डोमेन में रेड पॉइंट ही आएंगे।
समझ रही हो, लेकिन मेरी ब्लू है तो मैं सारा का सारा ये ब्लू हो जाएंगे। मान लो ये डोमेन है सर, हाँ जी सर, ये डोमेन मेरे पास है और फंक्शन एनालिटिक है, बिल्कुल है। लेकिन इस फंक्शन का जो फंक्शन, ये जो जीरो सेट ऑफ जीरोस का जो लिमिट पॉइंट अगर यहाँ कहीं है ना, ये फंक्शन जीरोस का लिमिट पॉइंट अगर यहाँ एक पॉइंट पर भी है, तो ये कहता है आइडेंटिटी थ्योरम, ये कहता है हर एक पॉइंट्स पे आपका वो फंक्शन का जो जो सेट ऑफ जीरोस का है ना, वो हर एक पॉइंट पे उसका लिमिट पॉइंट मीन्स वो फंक्शन को आइडेंटिकली जीरो ही होना पड़ेगा। कोई बच्चा कहता है सर ये एक लाइन पे, इस लाइन पे सिर्फ फंक्शन का वैल्यू जीरो दे रहा है, मीन्स ये इस इतने में फंक्शन का लिमिट पॉइंट है, तो वो सारा का सारा ब्लू हो जाएंगे। यही तो भाव है बच्चों। यहां से ऐसे ही मैं इसको डिस्कस करके आपका सॉल्यूशन में दे दूंगा। एक ही लाइन तो है, हाइपोथेसिस क्या है इसका सॉल्यूशन में कर रहा हूं। यहाँ पहली हाइपोथेसिस मुझे बताओ, यहाँ से मैंने आपको क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे मैंने आपको ट्रिक समझाया। तो की पॉइंट ढूंढो, लेट एफ बी एन एनालिटिक फंक्शन। देखो ये एक की पॉइंट है और दूसरी वाला ये आपके पास एक की पॉइंट है और तीसरी वाला ये वाले आपको दिया है क्वेश्चन। पहले क्या है, फंक्शन आपका एनालिटिक दिया है, दूसरी स्टेटमेंट क्या है और डोमेन दिया है। अच्छा, और तीसरी हाइपोथेसिस, ये हाइपोथेसिस है और कंक्लूजन क्या है, गलत दिया है। पहले क्वेश्चन में वो बोल रहा है कि 1/2n+1 और n आपका नेचुरल नंबर से आ रहे हैं। तो देखो बच्चों, n को जैसे जैसे आप बढ़ाते चले जाओगे तो s का जो s डेस आपके पास, s डेस इसका मतलब ये समझा जाए, जब लीनियर अलजेब्रा पढ़ेंगे तब ये तो ट्रांसपोज की नोटेशन है, लेकिन जब हम रियल एनालिसिस पढ़ेंगे इसका मतलब सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स होता है, जो कि डिराइव्ड सेट होता है। समझ रहे हो बच्चों। लेकिन जब हम ओडी पढ़ते हैं इसका मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव है, जस्ट नोटेशन है। और हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़ते हैं तो भैया इसका मतलब ये समझा जाए कि डैश का मतलब क्या है। डैश का मतलब होता है हमारे पास लिमिट पॉइंट का है। तो देखो भैया एस डैश क्या है भैया, सिंगलटन सेट जीरो है। दैट मीन्स ये जो डोमेन दिया है ना बच्चों, ये जो डोमेन, मान लो ये मेरी डोमेन है डी, ये मेरी डोमेन है, मीन्स इसका ये जो जीरो यहाँ कहीं पर है, ये मेरा क्या है, ये मेरा लिमिट पॉइंट है। तो अभी अभी मैंने रिजल्ट बता के आया। अगर ऐसा है ये क्या है बच्चों, एस बी द सेट ऑफ जीरोस ऑफ द फंक्शन, फंक्शन का जीरोस। मैंने जो आइडेंटिटी थ्योरम बनाया, कैसे बनाया था आपको थोड़ा याद है क्या? पहले तो फंक्शन 3 पी क्यू ऐसे मैंने बनाया था, पी क्यू आर है, अगर ऐसा है तो एस होल्ड कर रहा है। तो अब की बार क्या दिया है, ये पी नहीं दिया है, ये क्यू है, ये आर है मेरी, तो ये पी दिया है, आर दिया है, लेकिन एस गलत है। गलत है मीन्स एस के पास लिमिट पॉइंट है, तो लिमिट पॉइंट अगर एस गलत है इसको गलत होना पड़ेगा। दैट मीन इसको आइडेंटिकली जीरो ही होना पड़ेगा। समझ रहे हो बच्चों? तो पहले का आंसर हो गई, दैट इज इम्प्लाइज एफ मस्ट बी आइडेंटिकली जीरो होना ही पड़ेगा। ये हो गई। देखो इसका भी यही है ना। अब की बार तो क्वेश्चन बच्चों ऐसे बन गई, ये डोमेन था, मान लो ये मेरी ऐसे ओरिजिन को बना के मैंने यहाँ बनाया, इसका लिमिट पॉइंट आप कोई बच्चा मुझे बता सकते हैं? इस जैसे जैसे n बढ़ता चला जाएगा, ये जो पूरे क्वांटिटी है ना वो 1/2 की तरफ अप्रोच करता चले जाएंगे। यहाँ ऐसे ये अगर 1/2 है तो ऐसे ऐसे ये चलते चले जाएंगे, क्लस्टर होते चले जाएंगे पॉइंट्स। और मैंने बताया अगर ऐसा कोई लिमिट पॉइंट्स है डोमेन के हर एक पॉइंट्स पे वो ब्लू हो जाएंगे। अब की बार एस डेस मेरा 1/2 आया,
समझ रही हो बच्चों, वो जीरो की तरफ अप्रोच करेंगे और ये क्वांटिटी 1/2 की तरफ जाएंगे, दैट मीन्स का लिमिट पॉइंट 1/2 आया, और अभी भी ये फंक्शन आइडेंटिकली जीरो ही होना पड़ेगा, ये भी होगा, ये भी आइडेंटिकली जीरो होगा, ये भी। ये क्या बोल रहा है भैया, ये डोमेन में से अगर ऐसा डोमेन है तो जीरो को सेंटर मान लो, जीरो को सेंटर मान के 1/3 रेडियस का एक सर्कल बनाओ ए से, इस पर सारे ब्लू पॉइंट्स है, तो हर एक डोमेन पे वो सारे ब्लू हो जाएंगे। समझ रही हो बच्चों, ये ब्यूटीफुल पावरफुल टूल्स है आइडेंटिटी थ्योरम का यूज करने का। तो ये क्या करेगा, वो तो जीरो की तरफ अप्रोच करेंगे, इसका भी लिमिट पॉइंट है। तो देखो आप समझ रहे होंगे कि P गलत था और S में गलत दिया है, तो भैया P Q तो होल्ड कर रहा है, R भी होल्ड कर रहा है, फंक्शन एनालिटिक है, डोमेन है, लेकिन इसका सेट ऑफ जीरोस का जो लिमिट पॉइंट हमको मिल रहा है, लिमिट पॉइंट अगर है तो वो फंक्शन को आइडेंटिकली जीरो होने के लिए कोई उसको रोक ही नहीं सकता। ओके माय डियर स्टूडेंट, कई बार एग्जाम में आते हैं ऐसे क्वेश्चन, ये टाइप 1 वर्जन क्वेश्चन है, ऐसे आते हैं। और हमको एक वर्जन में फाइंड आउट करना सिखा दूंगा, वो है इसको आइडेंटिकल वो जो एनालिटिक फंक्शन है वो कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, मैं सिखा दूंगा। आप इतने समझ रही हो, इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या बच्चों? देखो फंक्शन का जीरोस का सेट दिया है, और मैंने आइडेंटिटी थ्योरम का जो नेगेशन पार्ट से मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। ओके, अगर लिमिट पॉइंट है तो जो एब्सेंट है, इसमें कौन एब्सेंट है, एफ इज आइडेंटिकली नहीं दिया है, तो उसको आइडेंटिकली जीरो ही होना पड़ेगा। तो इन कंक्लूजन में सेट ऑफ जो दिया है जीरोस का, उसमें से लिमिट पॉइंट मिल रहा है कहीं कहीं सर्कल पे, एक सर्कल पे ऐसे। भैया मैंने बताया अगर फंक्शन जीरोस, सेट ऑफ जीरोस का अगर लिमिट पॉइंट अगर है, अब वो सर्कल पे है या फिर कोई कॉर्ब पे है या फिर कोई लाइन पे अगर लिमिट पॉइंट है, या फिर एक पॉइंट पे भी अगर लिमिट पॉइंट है, या फिर एक ट्रायंगल में लिमिट पॉइंट अगर है, ये सारे के लिए वो हमेशा फंक्शन को आइडेंटिकली जीरो ही होना पड़ेगा। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, ये आइडेंटिटी थ्योरम को जिसने अच्छे से समझ लिया ना, वो तो जिंदगी बहुत अच्छे से जी पाएगा। ठीक है बच्चों, मैं मैथमेटिक्स बच्चे के लिए बात कर रहा हूँ। ओके, बस इतना ही है। चलिए बच्चों, मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा है, मान लो लेट एफ बी एन एनालिटिक फंक्शन। ठीक है, कोई भी एनालिटिक फंक्शन है इन ए डोमेन डी बोलो। देखो बच्चों, अगर डिफाइनड इन ए डोमेन डी बोले या फिर डिफाइनड इन ए यूनिट डिस्क डी बोले, वो एक ही तो बात है ना। सच दैट ये बोलता है, ये कंडीशन आपको क्वेश्चन में, ये नेट में गेट में फ्रिक्वेंटली आने वाले क्वेश्चन सारे मैं कर रहा हूँ बच्चों। ये पुन्नु स्वामी का किताब से वो ज्यादातर सेट होते हैं क्वेश्चन। सो लेट एफ बी एन एनालिटिक फंक्शन इन ए डोमेन डी सच दैट ये वाला होल्ड अगर कर रहा है, तो वैसी एनालिटिक फंक्शन कौन है? ये क्वेश्चन का मतलब बच्चे डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है। बोलो, वो ऊपर तो दिया है एनालिटिक फंक्शन और ऐसे दिया है, और वो बोलता है फाइंड एफ। इसका मतलब क्या है? मतलब वो कहना चाह रहा है बच्चों, अगर कोई फंक्शन आपके पास एनालिटिक है इस डोमेन डी पर, और ये कंडीशन को अगर सैटिस्फाई करता है ना, वो ऐसी कौन सी एनालिटिक फंक्शन है वो जो इसको सैटिस्फाई करता है, वही तो वो फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस क्वेश्चन। तो हमको ऐसी एनालिटिक फंक्शन लेकर आना है जिसको कि ये सैटिस्फाई करे, और वो जो एनालिटिक फंक्शन आएंगे ना बच्चों, वो यूनिक आएंगे, ये ध्यान में रखना है।
और संसार में ऐसे कोई एनालिटिक फंक्शन नहीं है, सिर्फ अगर मिलता है एनालिटिक फंक्शन तो वो एक ही मिलेगा जिसको ये इसको सेटिस्फाई करे, 2 3 4 5 ऐसे नहीं मिलेंगे। समझ रही हो? तो इसका सोल्यूशन आप एक बार कर लो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको ऐसे छोड़ नहीं सकता। ओके, तो पहला स्टेप 1 में मैं काम करूंगा तो फंक्शन वेरिफिकेशन में करूंगा, फंक्शन फॉर्मेशन ऑफ ए फंक्शन में हम करेंगे। फॉर्मेशन कैसे करेंगे? फॉर्मेशन ऑफ फंक्शन या फिर फंक्शन फॉर्मेशन बोलो, ये स्टेप 1 हमारा हमेशा काम चलेंगे। फॉर्मेशन ऑफ ए फंक्शन, पहले हम फंक्शन को तो फॉर्म कर लें, तब जाके हम सेकंड स्टेप पे एनालिटिसिटी पर बात करेंगे। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे? तो देखो भैया, आपके पास क्या है, f ऑफ 1/n जो दिया है ना, उसको पहले मैं आपके सामने 3 + 4n ये एक बार लिख दो। दूसरी आपके पास ये मैं यहां से लिखूंगा कि जो आपके पास ये जो 1/n दिया होगा, या फिर 1/2n, या फिर 1/n² या फिर 1/2n + 1 या फिर 1/3n + 1 या फिर कुछ भी ऐसे अगर सिचुएशन आपके पास ये से यहाँ आपको ऐसे अगर दिखाई दे ना, इनमें से कोई भी अगर है तो ये बोल रहा है, तो हम जानते हैं उसका लिमिट पॉइंट हमेशा ये 0 को अप्रोच करेगा, जैसे जैसे आपका n इंफिनिटी की तरफ अप्रोच करता चला जाएगा ना। और आपका दिमाग में फंक्शन फॉर्मेशन क्या करेंगे, ये फंक्शन फॉर्मेशन है या फिर फॉर्मेशन ऑफ फंक्शन में आप कैसे काम करेंगे, ये जो फंक्शन के अंदर है ना बच्चों, उस पार्ट को देखो। ये इन डोमेन जो है दिया है ना, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है बच्चों, मैं आपके सामने लिखवा दूंगा, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। लेट एफ बी एनालिटिक फंक्शन, ये ऊपर है, डिफाइन इन ए यूनिट सर्कल, ये इतना दिया है। ठीक है बच्चों, समझ रही हो? तो देखो, ये जो यूनिट डिस्क आप बना लो पहले, मीन्स 0 को ओरिजिन मान के एक रेडियस का एक ओपन यूनिट डिस्क दिया है मुझे, तो ये मेरा 1 है, ये माइनस ये आयटा है, ये -1 है, ये माइनस आयटा है। राइट है बच्चों? तो पहले आपको ध्यान क्या रखना है, जो फंक्शन के अंदर में है ना, उस पर आप फोकस करो। अगर ये फंक्शन आपका 0 को अप्रोच करता है एज n टेंड्स टू इंफिनिटी ना, देन आपका काम चलेगा, चल सकता है। समझ रही हो? तो पहली बात, ये जो क्वांटिटी का लिमिट पॉइंट निकालो, हम जानते हैं 1/n 0 को अप्रोच करता है एज n टेंड्स टू इंफिनिटी, है ना बच्चों? तो देखो 0 अंदर का पॉइंट है, तो कोई समस्या नहीं है। तो पहली रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई हो गई, तो आप दूसरी रिक्वायरमेंट्स क्या है अगर आप बोलेंगे, वो दूसरी रिक्वायरमेंट्स ये है, पहली बात ये होल्ड करना चाहिए। ओके जी, दूसरी बात के लिए अगर ऐसा है तो आपको परमिशन मिल गई कि 1/n को आप z रिप्लेस कर दो फंक्शन में। We have a permission that we can replace। समझ रहे हो? जब तक आपका ये जो फंक्शन के अंदर में जो फंक्शन दिया होगा उसको वो अगर 0 की तरफ अप्रोच नहीं करेगा, तब तक ये फंक्शन आप इसकी जगह z रिप्लेस कर ही नहीं सकते। उसके लिए और एक वर्जन है, वो मैं आपको भी सिखा दूंगा। ध्यान से सीखना है बच्चों, हवा में मत उड़ना, नहीं तो कहाँ गिरोगे आप खुद ही नहीं आप खुद ही नहीं ढूंढ पाएंगे। ठीक है,
पहली बात क्या होनी चाहिए फंक्शन के अंदर, जो क्वांटिटी है, मैं क्वांटिटी बोलूंगा, वो क्वांटिटी जीरो की तरफ जाना चाहिए जैसे 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 आप n को इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करते हैं। दूसरी रिक्वायरमेंट्स, अगर ऐसा है तब जाकर आपको इस क्वांटिटी को z से रिप्लेस करने का परमिशन मिलेंगे, तब तक आपको परमिशन नहीं है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, इतनी बात समझ आ गई। तो अगर ऐसा है तो आप रिप्लेस कर दो, तो f ऑफ 1/n को आपको z से रिप्लेस कर दो, तो z से रिप्लेस कर दिया तो उसका मतलब आप ऐसे भी तो कर सकते हो, है ना बच्चों। n को 1/n को कैसे रिप्लेस करेंगे, 1/z, राइट। तो n को 1/z से रिप्लेस कर दो, यहाँ से 2 टाइम्स 1/z डिवाइडेड बाई 3 प्लस 4 टाइम 1/z, इसका शक्ल थोड़ा ठीक कर दो, 2/z अपॉन में 2/n को मैंने 1/z रिप्लेस कर दिया ना, तो ये बना 3 प्लस 4/z, ये बना। तो एलसीएम ले लें, सो 2/z ये रहा, और इसका एलसीएम क्या है, 3z प्लस 4 अपॉन में z है, राइट बच्चों। अब इसको पलट देंगे तो ये इससे कैंसिल हो गई। अब की बार मुझे f ऑफ z का वैल्यू क्या मिल गया, 2 अपॉन में 3z प्लस 4, ये मेरी फंक्शन फॉर्म हो गई, अभी खत्म नहीं हुआ बच्चों। ये तो मैंने कुछ मैनिपुलेशन, कुछ टर्म्स का, कुछ का चीजें यूज करके मैंने फंक्शन मैंने फॉर्म किया है। ओके माय डियर स्टूडेंट, फंक्शन फॉर्म होने के बाद मैं यहाँ आपके सामने लिखवा दूंगा, यहाँ सेकेंड स्टेप, ये स्टेप 1 है, ये स्टेप में यहाँ 2 लिखवा दूंगा, और इसका स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, वेरिफिकेशन ऑफ एनालिटिसिटी। ये जो फंक्शन आपको मिला है ना, इस हमेशा इस डोमेन पे हम काम करते हैं ना, ये अच्छा बना सर्कल, ये -1, ये आयटा, ये माइनस आयटा। तो ये जो फंक्शन आया है इस डोमेन में, ये सच में एनालिटिक है कि नहीं है, मैं तो वेरीफाई करूंगा। मैंने तो फॉर्म किया भैया, इसको कुछ मैनिपुलेशन यूज करके मैंने फंक्शन लेकर आया, क्या पता इसके अंदर ये फंक्शन एनालिटिक ही ना हो। तो ऐसे कैसे इसको सेटिस्फाई करने वाला एनालिटिक फंक्शन सिर्फ यही आएंगे, ऐसे आप कैसे कह देंगे, कैसे कह देंगे बच्चों। ये हमको जब तक चीजें वेरीफाई नहीं होता तब तक तो नहीं कह पाएंगे। तो फंक्शन फॉर्मेशन में ये आया, तो उसका फंक्शन फॉर्मेशन में वेरीफाई करेंगे। सो 2 ये जो 3z प्लस 4 है, इसका ये जो फंक्शन इस पर एनालिटिक है क्या देखना पड़ेगा, सिंगुलरिटी चेक करेंगे। मैं तो बाद में पढ़ाऊंगा, लेकिन आप इतने भी अनपढ़ नहीं है ना, तो इसको 0 लेकर चलेंगे। 3z प्लस 4 को मैं 0 लेके चला, तो z इज इक्वल्स टू -4/3, जो कि -1 पॉइंट समथिंग तो आएंगे। देखो -1 पॉइंट समथिंग तो यहाँ कहीं आएंगे, ये तो बाहर का पॉइंट है, तो फंक्शन तो इस पर एनालिटिक ही है। बाहर का सिंगुलर पॉइंट अंदर नहीं होनी चाहिए ना फंक्शन में। तो फंक्शन तो ये जो फंक्शन आपने लिया इस यूनिट डिस्क पे, तो वो एनालिटिक एवरीवेयर है। तो हाँ जी, ये जो फंक्शन मैंने बनाई ना, वो सच बनाया मैंने। तो मैं एक लाइन में आपको बोल दूंगा, ये संसार की एकमात्र एनालिटिक फंक्शन है ये f of z = 2/3z + 4। संसार में बच्चों, संसार में यही एकमात्र एनालिटिक फंक्शन है जो कि इस क्वांटिटी को वो सेटिस्फाई करता है। और ऐसा संसार में एनालिटिक फंक्शन नहीं है
जो इसको सेटिस्फाई करता है। सिर्फ और सिर्फ इसको सेटिस्फाई करने वाला जो एनालिटिक फंक्शन आप ढूंढ रहे हैं, जो चाह रही हैं, जो आप मुझे फाइंड आउट करने के लिए बोले, तो वही एकमात्र एनालिटिक फंक्शन है, वो यही है। This is the beauty of how we are working by using the identity theorem, and by putting some manipulation. We first formed the function, and I formed this is the function, and after forming the function I have to verify the function that the function is analytic in this domain or not. If this function is analytic in this domain, then I can clear that that means this is the only analytic function in the world which is satisfy this quantity, and there is no other analytic function other than this function which can be satisfy this quantity. No, that does not exist except this function. Okay my dear student, यही बस ऐसे ही हम काम करेंगे, और एक क्वेश्चन मैं करवा दूंगा आपको, और चीजें समझ आ जाएंगे। चलो बच्चों, मैंने आपके सामने दूसरे क्वेश्चन मैंने लिया, मैंने सिर्फ यही फंक्शन चेंज कर दिया है ना। तो अब की बार 1/n² है, तो ये वाला हम शिफ्ट कर सकते हैं। चलिए फिर हम काम शुरू करते हैं। पहली स्टेप फंक्शन फॉर्मेशन हम काम करेंगे। उसके लिए मेरे पास क्या अवेलेबल है, 1/n², मेरे पास n² अपॉन में 4 + 5n² है। राइट बच्चों, फंक्शन फॉर्मेशन के लिए मैं 1/n² को देखूंगा, क्या ये 0 को अप्रोच कर रहा है। अभी भी मेरी ये यूनिट डिस्क पर ही काम करूंगा। ये यूनिट डिस्क है भैया ये, और इसका 1 है, ये -1 है, ये आयटा माइनस आयटा, ये 0 है। क्या ये 0 को अप्रोच कर रहा है? बिल्कुल है। जैसे n इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है, ये क्वांटिटी 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है। बच्चों, आप लिमिटिंग अप्रोच अगर इसका नहीं पता है, कोई समस्या नहीं, मैं जब रियल एनालिसिस पढ़ाऊंगा उसमें तो लिमिट के ऊपर इतने बात करेंगे कि आपका कोई डाउट्स नहीं रहेंगे बच्चों। आप अगर शिद्दत से काम करते हो तो, ईमानदार मैंने बोला, हवा में उड़ोगे तो उड़ते चले जाओगे। ठीक है, तो चलो, जैसे जैसे ये n की इंफिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा है, ये क्वांटिटी 0 को अप्रोच कर रहा है, पहली स्टेप सेटिस्फाई हो गई। अगर ये हुआ तो इसके अंदर जो कुछ भी होगा उसको हम z से रिप्लेस करने का फॉर्मेशन हमको मिल गया है ना बच्चों। तो यहां से आपका शिफ्टिंग शुरू कर दो, तो बन गई क्या, f(z) = आप क्या बना देंगे, पहले इसका शक्ल थोड़ा मैं ठीक कर देता हूँ, n², तो n² को मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ भी n² अगर मैं कॉमन ले लूं तो बनेगा क्या, 4/n² प्लस में 5, यही तो बनेंगे जो n² से n² कैंसिल हो गई। अब मुझे बताओ, दैट इज इम्प्लेस, अब शिफ्ट कर दो, n² को z से रिप्लेस कर दो, तो f(z) = ये 1 तो ऊपर था, तो देखो 1/n² क्या पुट कर रहा है, z, तो बना ये 4z + 5। ये फंक्शन फॉर्मेशन हो गई, लेकिन अभी तक मुझे नहीं पता कि ये फंक्शन इस डोमेन में, ये डोमेन है, ये यूनिट डिस्क पे एनालिटिक है कि नहीं मुझे नहीं पता। तो यहाँ में चला, तो इसका ये बना 1/4z + 5। मैं इसको वेरीफाई करूंगा, वेरिफिकेशन ऑफ एनालिटिसिटी, मैं चेक करूंगा कि 4z + 5 को मैं 0 लेके चलता हूँ, क्या पता इसका सिंगुलरिटी में चेक करूंगा बाहर है या अंदर है। तो ये z = -5/4 है, जो कि -1 पॉइंट समथिंग तो आएंगे, मुझे एग्जैक्टली लेने का क्या जरूरत है।
तो -1 पॉइंट समथिंग तो यहाँ कहीं बाहर पड़ा है बच्चों, सिंगुलर पॉइंट बाहर पड़ा है। दैट मीन्स ये जो फंक्शन है ना, इस डोमेन, ये जो यूनिट डिस्क ऑफ सर्कल में, वो हमेशा एनालिटिक है। तो यहाँ से क्लियर कट है, जो इसको सेटिस्फाई करने वाला संसार में जो एनालिटिक फंक्शन होता है वो एक ही होता है, और वो है यही बस। दिस इज f of z is equals to 1/4z plus 5। इसके अलावा अगर आप कोई ट्राई करोगे कि कोई एनालिटिक फंक्शन आप ट्राई अगर करेंगे तो जिसको ये सेटिस्फाई करे, ऐसा आपको संसार में भगवान ही नहीं बनाया, तो आप कौन होते हो? ओके माय डियर स्टूडेंट, इसके ऊपर जो साइंटिस्ट ने, पुण्यस्वामी ने, साहब ब्रांड सुटसिल, बड़ी बड़ी ऑथर्स ने क्या अच्छे खासा काम किया है ना बच्चों। ठीक है, और मैं आपके सामने 2 क्वेश्चन में लिखवा दूंगा और वो आप खुद ही करना है। ठीक है, मैं आपके सामने से सारा का सारा क्वेश्चन ऐसे ही रहेंगे, लेकिन मैं आपके साथ पास सिर्फ 2 क्वेश्चन, ये पहले क्वेश्चन आप लिख लो, दूसरे क्वेश्चन ये लिख लो। f ऑफ 1/2n में आपके पास क्या है, मैं लिखवा दूंगा आपको। 2n प्लस 3 प्लस 4n है, ये वाला एक कर लो। और f ऑफ कौन सी, बस इतने आप कर लो बच्चों, एक ही क्वेश्चन आपको करना है। ठीक है, आपसे हो पा रहा है कि नहीं ये आप देख लो। ठीक है, फिर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। चलिए बच्चों, मैंने आपके सामने एक अलग क्वेश्चन लिया है, वो 1-1/n मैंने लिया है। तो फंक्शन फॉर्मेशन में के लिए मेरे पास अब की बार फंक्शन 1-1/n इज इक्वल्स टू 1-1/n का होल स्क्वायर, अब की बार मुझे क्वेश्चन इस टाइप का दिया हुआ है। तो मैं चेक करूंगा ना, मैं चेक करूंगा 1-1 का क्वांटिटी जैसे जैसे n बढ़ता चला जाएगा, ये क्वांटिटी 1 की तरफ अप्रोच करेगा एज n टेंस टू इंफिनिटी। राइट बच्चों, ये देखो, ये जो यूनिट डिस्क था ना, अब की बार ये मेरा ऐसे था ना बच्चों, ये 1 है, ये -1 है। देखो ये क्वांटिटी 1 की तरफ जा रहा है, दैट मीन्स ये एग्जैक्टली इस पर है। तो दैट मीन्स ये जो 1 है ना, ये डोमेन डी पर, ये अगर मैं इसका नाम डी लिखता हूँ, ये जो 1 आया है ना, ये डोमेन का पॉइंट नहीं है। लेकिन जब 1 ऐसे आया हुआ था, 1/n या फिर 1/n² बोलो, या फिर 1/2n + 1 बोलो, ये सारा का सारा क्वांटिटी 0 को जा रहा है और ये डोमेन में जा रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं था। समझ रही हो, मैंने समझाया कि ये जो अंदर का क्वांटिटी अगर वो डोमेन का पार्ट्स है, यहाँ 0 था तो हाँ डोमेन में था, लेकिन अब की बार एग्जैक्टली 1 आया है। एग्जैक्टली 1 मतलब वो बाउंड्री का पॉइंट है, और बाउंड्री हमारा नहीं है। नो तो भैया ये पहली रिक्वायरमेंट्स ही गलत हो गई, तो दूसरी पे आपको परमिशन नहीं है कि 1-1/n को you cannot replace by z। That means conclusion ये निकल के आया, there does not exist such analytic function f which will satisfy this quantity। यानी कि इसको सेटिस्फाई करने वाला इस डोमेन में सिर्फ मोड z इज लेस देन 1 दिया है भैया। क्वेश्चन में तो देखोगे, यूनिट डिस्क ओपन यूनिट डिस्क है बच्चों, ये डिफाइंड यूनिट सर्कल मैंने दिया है ना, वो आप लिख लेना। डिफाइंड इन ओपन, ये ओपन है, ओपन यूनिट सर्कल है। सारा का सारा जितने काम किया ना बच्चों, वो सारे के सारे
ये जो फंक्शन एनालिटिक फंक्शन डिफाइनर इन ओपन यूनिट डिस्क है, दैट मीन्स ओपन यूनिट डिस्क बोलो या फिर ये बोलो, एक ही तो बात है, ठीक है। तो इस डोमेन में इसको सेटिस्फाई करने वाला ऐसा संसार में या फिर भगवान ने ही नहीं बनाया जो एनालिटिक फंक्शन आपको मिल जाए जिसको ये सेटिस्फाई करना है, ऐसे नहीं बनाया गया, समझ गए। तो हम इसके लिए नहीं करेंगे। अगर आपका यही सेम क्वेश्चन है और ये अगर ओपन यूनिट सर्कल के वजह से अगर आपको क्वेश्चन में डिफाइनर ऑन अगर मोड जेड स्ट्रिक्टली लेस देन 2 अगर दिया होता तो ये बना, ये क्या बना बच्चों मुझे बताओ, ये 2 बना, ये -2 बना, ये 2 आएगा, ये -2 आएगा, तो 1 तो कहीं यहाँ होंगे। अब की बार तो परमिशन मिल गई बच्चों, देखो अब की बार क्वेश्चन में ट्विस्ट आ गए है ना, तो अब की बार हम शिफ्ट कर सकते हैं। सो 1 आया, 1 तो डोमेन में है भैया, हाँ डोमेन के अंदर के पॉइंट से, तो आपको परमिशन मिल गई 1 माइनस 1/n को आप z से रिप्लेस कर सकते हो। अभी जब तक ये फंक्शन के अंदर में जो कुछ भी क्वांटिटी आपको दिया होगा एग्जाम में उसका लिमिट पॉइंट निकालो, निकालने के बाद जो कुछ भी आएंगे वो अगर डोमेन का पॉइंट्स है ही तो आप परमिशन मिल जाएंगे इस क्वांटिटी अंदर जो भी कुछ है उसको z से रिप्लेस करना, आपको परमिशन मिल जाएंगे, सिर्फ z को z से रिप्लेस करना है। ओके इसमें कोई समस्या है क्या बच्चों? इतने अच्छे से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको, सीख लो, जिंदगी का आखिरी मौका है मैंने बताया। ओके तो z से रिप्लेस कर दिया, तो रिप्लेस करने के बाद मुझे बताओ f ऑफ z क्या वैल्यू मिल जाएंगे, f ऑफ z आपके पास ये z का स्क्वायर हो गई, और आपको सेकेंड स्टेप क्या था, स्टेप 2 में वेरिफिकेशन ऑफ एनालिटिसिटी था ना, और इसको क्या वेरीफाई करोगे बच्चों, ये तो एंटायर फंक्शन है, एवरीवेयर एनालिटिक, तो इस पे तो एनालिटिक हो ही जाएंगे, समझ रहे हो। ये पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल तो हर एक एवरीवेयर एनालिटिक है, तो वो तो एंटायर हो, इस डोमेन में आप बताएंगे एनालिटिक है, यस एनालिटिक है। तो अगर ये सेम ही फंक्शन लेकिन डोमेन अगर ऐसे डिफाइन हो तो हाँ, जो संसार में सिर्फ f ऑफ z इक्वल z स्क्वायर ऐसा एक ही मात्र फंक्शन एनालिटिक फंक्शन भगवान ने बनाया जो इसको सेटिस्फाई करे इस डोमेन पे क्या, लेकिन मोड z जब लेस देन 1 में मैंने काम किया तो इसको ऐसे एनालिटिक फंक्शन नहीं मिला जो इसको सेटिस्फाई करे। और आप बोलेंगे सर मोड z 3 के लिए होगा, बिल्कुल होगा, 4 के लिए होगा 1 से छोड़कर जैसे मर्जी आप सर्कल बनाओ, ये फंक्शन सेटिस्फाई करने वाला एनालिटिक फंक्शन सिर्फ और सिर्फ यही बनेंगे, इसके अलग और कोई एनालिटिक फंक्शन आपके सामने नहीं होगा। समझ रहे हो बच्चों? तो आपके लिए मैं एक टास्क दे दूंगा, तो होमवर्क लिख लो कि आपको मोड z स्ट्रिक्टली लेस देन 1 पर काम करना है, ये डोमेन आपको मैंने दिया है, और आप क्वेश्चन में आपको पुट अप करता हूं कि आप f ऑफ पहले क्वेश्चन आप लेना 1/2n को 1/2n ही ये ऐसे बनाना, और दूसरे फंक्शन के लिए 1/f ऑफ 2n प्लस 1 के लिए आप 1 प्लस 1/2n प्लस 1 के लिए, और n हमेशा बच्चों 1 से ज्यादा ही रहेंगे, 1 या 1 से ज्यादा ही रहेंगे, समझ गए हो? ऐसे एनालिटिक फंक्शन आप ढूंढ के ला सकते हो, ये आपके पास क्वेश्चन है और नेट में आया हुआ
क्वेश्चन है, अगर आपसे नहीं होगा तो आप मुझे बता सकते हो। ठीक है बच्चों, बस आज के लिए ये चैप्टर 4.2 4.3 आज मैंने कंप्लीट कर दिया है। ठीक है बच्चों, और इनमें से आप अगर कोई क्वेरी या कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, या फिर पर्सनल व्हाट्सएप नंबर में मैं हर एक स्टूडेंट्स को चैट करता हूँ, उनके सारे डाउट्स को मैं क्लियर करता हूँ। ठीक है बच्चों, अगर आप में कोई भी प्रॉब्लम फेस करता है तो आप विदाउट डाउट बच्चों एनी क्वेश्चन रिलेटेड दिस सब्जेक्ट मैंने बताया, और आप अगर कोई सब्जेक्ट पे पूछेंगे मैं तो बता ही दूंगा, लेकिन आप रिलेटेड टू दिस सब्जेक्ट अगर आप पूछेंगे तो आप बेहतर आंसर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, बस आज के लिए इतना है। नेक्स्ट हम हमारे जो चैप्टर 4.4 हम शुरू करेंगे वो सिंगुलैरिटी और पोल्स, रिमूवेबल पोल्स, उसके बारे में बहुत सारे डिटेल में हम काम करेंगे, और एक ही झटके में कॉची रेसिड्यू थ्योरम दे दूंगा, उसी से हमारा जर्नी शुरू होगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।